अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में जारी एसआईआर के तहत तकरीबन 40 लाख वोटरों के नाम काट दिए जाने के अंदेशे। बड़ी तादाद में लोगों ने इनुमरेशन फॉर्म वापस नहीं किए। बाज़ रिपोर्ट्स में इंकशाफ। दुरुस्त सूरत हाल का 3 अगस्त के बाद ही होगा अंदाज़ा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बेकार करार देने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीदें शुरू। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, बीआरएस के लीडर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। फार्मूला ई केस की समाअत नापली एसीबी अदालत में मुकम्मल। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज दी हाजिरी। 25 अगस्त को केस में पेशरफ्त का इम्कान। जंतर मंतर पर नौजवानों की तहरीक के दौरान पुलिस कार्रवाई और उसके बाद मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात काबिल मजम्मत। मोदी हुकूमत अपने वादों पर अमलावरी करे, कॉकरोच जनता पार्टी तर्जुमान सौरभ दास का बयान। बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने किया ऐलान। और ईरान ने मिस्र की बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाए जाने को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। तेलंगाना में फ़हरिस्त राय दहिंदगान पर जामे खुसूसी नज़रसानी यानी एसआईआर के तहत तकरीबन 40 लाख वोटरों के नाम काट दिए जाने के अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन वोटर्स के तस्दीकी फार्म वापस नहीं किए जा सके, इस ज़ुमरे में रखते हुए इंतखाबी फ़हरिस्त से लगभग 40 लाख वोटर्स के नामों को निकालने की तैयारी की जा रही है। इंतखाबी हुकाम का दावा है कि तेलंगाना भर में 100% इनुमरेशन फॉर्म तकसीम कर दिए गए, लेकिन बाज़ फॉर्म वापस नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें वापस जमा कराने के लिए मुमकिन नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन के सामने इस मामले पर अपना एतराज़ भी दर्ज करवा दिया है। पार्टी ने सवाल उठाया कि जब फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन का अमल 3 अगस्त तक जारी रहना है तो फिर अभी से वोटरों के नाम अनकलेक्टेबल के नाम पर कैसे निकाले जा सकते हैं। हुकाम के मुताबिक तेलंगाना में जुमला 3,38,26,000 वोटर्स में से 2,59,50,000 वोटरों के फॉर्म जुमेरात की शाम 6 बजे तक डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। 3 अगस्त के बाद ही इस मामले पर ख़तई सूरत हाल वाज़ेह होने के इम्कानात हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मुबैना तौर पर बेकार करार देने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीदों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीआरएस के लीडर हरीश राव ने कहा कि नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। उन पर इल्ज़ामात लगाते हुए चीफ मिनिस्टर ने कोई अच्छा काम नहीं किया। हरीश राव ने कांग्रेस की तेलंगाना हुकूमत पर भी सख्त तनकीदें की। इंजीनियरिंग पिल्लल्नि पट्टुकोनि మీరు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులంతా క్రిమినల్ వేస్ట్ అని యావత్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులను అవమానపరిచే విధంగా, ఆ విద్యార్థులకు చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయులను అవమానపరిచే విధంగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా చూశాం. ఆయనకు అసలు ఏం మాట్లాడతాడో తెలియదు. ఇంజనీరింగ్ చదివితే ఇవాళ అద్భుతంగా ఎంతో మంది అమెరికాలో ప్రపంచ దేశాల్లో మన పిల్లలు అద్భుతంగా రాణిస్తూ ఇవాళ ఈ రాష్ట్రానికి తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో పేరు తెస్తే ఆ పిల్లల్ని పట్టుకొని క్రిమినల్ వేస్ట్ అంటావా నువ్వు ఇవాళ నీ మైండ్ సరిగా లేదు. ఆ మాటలు వెనక్కి తీసుకో. ఆ విద్యార్థులకు, ఆ ఉపాధ్యాయులకు, ఇంజనీరింగ్ స్టూडेंट्स को क्षमापण చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను। और इधर दूसरी जानिब कांग्रेस के रुकने पार्लियामान सी किरण कुमार रेड्डी ने रेवंत रेड्डी की जानिब से स्टूडेंट्स के खिलाफ बयान का दिफा किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के बयान का मकसद स्टूडेंट्स की तौहीन करना नहीं था, बल्कि इसे गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि मुल्क के तलबा और रियासत के तलबा भी अपने अंदर बेहतर काबिलियत पैदा करें। Yesterday, Revant Reddy ji, in an education meeting, he said that his intentions was not to say to the students. His intention was the teaching standard is not up to the mark in Telangana. That's why the students, engineering students, are not able to deliver properly after finishing their degree, getting into the education, getting into the employment. So he wants to talk about the skill development. Whereas KTR wants to tell that he is a chief minister, rather chief minister. I want to tell to KTR is in the management quota who came from his father's background, and at the same time KTR has to understand that the president of US, Abraham Lincoln, or the prime minister of United Kingdom
Winston Churchill have no education, but they got a brains where KTR doesn't have a brain. बीजेपी के लीडर निशिकांत दुबे ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उनके अच्छे दोस्त हैं और संघ परिवार को बढ़ावा देने में उनका रेवंत रेड्डी ने भी साथ दिया था। आइए देखते हैं बीजेपी के लीडर का ये एक तरफा दावा। बेस्ट हैं, वो काबिल नहीं है नौकरी पाने के लायक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अच्छे आदमी हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हमने और उनने संघ परिवार को बढ़ाने में, विद्यार्थी परिषद को बढ़ाने में बड़ा योगदान किया। जब 95 की मैं पदयात्रा कर रहा था स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से सेवाग्राम से अलकबीर तक 750 किलोमीटर की पदयात्रा, तो उस पदयात्रा में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे रेवंत रेड्डी साहब। बेसिकली वो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं तो उनकी मानसिकता तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं उनको वही इम्प्लीमेंट करना है। तो वो दुखी हो गए हैं और वो राहुल गांधी के ही कहने पर, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये बात बोलो, तो इसी बात के आधार पर वो बोल रहे हैं। इसमें रेवंत रेड्डी का कोई दोष नहीं। JSSC परीक्षा तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंतराव ने आज मीडिया से बातचीत की और कहा कि नीट पेपर लीक के बाद 21 तलबा ने खुदकुशी की। जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान स्टूडेंट्स पर जुल्म किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एक और वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद हनुमंतराव ने कहा कि मोदी बहुत ताख़ीर से जागे हैं, ये काम उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। के बाद बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या कर लिए और ये एजिटेशन बढ़ते गया। आखिरी में दिल्ली तक लाखों लोग आए, लाठीचार्ज हुआ, लोगों को मार लगे। 21 बच्चे आत्महत्या कर लिए। मगर आज हमारे प्रधानमंत्री एक वीडियो रिलीज करा। मैं क्या क्या करने वाला हूं, मैं पहले से सोच रहा हूं। ये लीकेज नहीं होना, उनके ऊपर एक्शन होना, और वीडियो रिलीज हुआ। ये पहले ही काम करे तो इतने बच्चे नहीं मरते थे, इतना एजिटेशन नहीं होता था, लोगों की जिंदगी बचती थी। प्रधानमंत्री आखिरी में अगर पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद अपोजिशन अपोज करने के बाद अब ये रिलीज करने का मतलब मुझे तो समझ में नहीं। यही काम अगर पहले करते थे, कैजुअलिटी नहीं होती, लोग नहीं मरते थे, बच्चों की जिंदगी थी और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं रहता था। मगर प्रधानमंत्री सोब होने के बाद वीडियो रिलीज करना मुझे तो समझ में नहीं आया। ये किसका फायदा होता? अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बोल रहे, उनको सजा बोल रहे, पार्लियामेंट में बिल पास होता, ये क्यों? प्रधानमंत्री अपना सोच में कोई डिले हुआ क्या? नहीं, सोच में कोई रोके क्या? आज रिलीज करने का मतलब तो मुझे तो समझ में नहीं आया। पूरा अन्याय होगा, लोगों की जिंदगी बर्बाद। अब रिलीज करने का मतलब इसका मुझे तो उनका सोचना, अभी रिलीज करना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये पहले ही काम करे तो लोगों की जान बचती थी, बच्चों रोड पे नहीं आते थे, लाठीचार्ज नहीं होता था। एज ए सीनियर लीडर ये हमारे प्रधानमंत्री का सोच में कुछ फर्क है। आखिरी में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से मुतालिक फार्मूला ई केस की समाअत आज जुमे को नामपल्ली एसीबी अदालत में मुकम्मल हुई। अदालत ने इस मामले में दलाइल और दीगर कानूनी उमूर की समाअत के बाद अगली समाअत 25 अगस्त के लिए मुलतवी की है। याद रहे कि केटीआर फार्मूला ई रेस से मुतालिक मुबैना बेकायदगियों के मामले में जारी अदालती कार्रवाई के सिलसिले में अदालत में आज पेश हुए। फार्मूला ई केस तेलंगाना की सियासत में एक अहम मामला बना हुआ है। बीआरएस और केटीआर की जानिब से इल्जामात की मुसलसल तरदीद की जाती रही है, जबकि केटीआर ने इस मामले को सिर्फ सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार दिया। अदालत अब 25 अगस्त को केस की मजीद कार्रवाई करेगी, जिसके बाद ही इसमें कानूनी पेशरफ्त मुतवक्को बताई जा रही है। बीआरएस पार्टी की लीगल सेल की वकील ललिता रेड्डी ने आज मीडिया से बातचीत की और फार्मूला ई रेस केस के सिलसिले में मजीद तफसीलात से मीडिया को आगाह किया।
of KT Ramarao Garu and others. So accordingly, our leader KTR Garu appeared before the Honorable Court and filed his memo of appearance. So all the legal cell advocates along with the senior most advocates also presented on behalf of KTR Garu. So we appeared and court asked KTR Garu to execute a personal bond. So accordingly, we have executed a personal bond for ₹1 lakh and the matter is posted to 25th August for furnishing the sureties on behalf by the all AO officers, and other than that accused number 5 appearance has to be secured. So therefore the public prosecutor has requested the court to grant 1 month time. So accordingly Honorable Court has given 1 month time and posted the matter to 25th August. तेलंगाना के जिला नरसमपेट के साबिक रुकन असम्बली और बीआरएस के सीनियर लीडर पी सुदर्शन रेड्डी का आज जुमे की सुबह सिकंदराबाद के अरशद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। वो 52 साल के थे। पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी भी शामिल हैं। बीआरएस के सदर केसीआर ने अपने देरीना साथी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और तेलंगाना रियासती तहरीक में उनकी खदमात को याद किया और उनकी सियासी ज़िंदगी को दियानतदारी, खुलूस और अवामी खदमात के लिए वफ़ करार दिया। तेलंगाना की पंचायत राज और देही तरक्की की वज़ीर डॉक्टर सीताका ने भी पी सुदर्शन रेड्डी के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया और सोगवार ख़ानदान से अपनी जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। दस्तूर हिंद के मेमार BR अम्बेडकर के हैदराबाद में मौजूद अजीमुशान मुजस्समे के हवाले से मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे फरमान बता रहे हैं। आज हम मौजूद हैं तेलंगाना सेक्रेटरीट के बिल्कुल बराबर में मौजूद देश के संविधान निर्माता, पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू के पास। ये स्टैचू 125 फीट ऊंची, 474 टन वजनी ये स्टैचू साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के द्वारा इसका फाउंडेशन हुआ। 2016 14 अप्रैल जो बाबा साहेब की 125वीं जयंती थी उस दिन इसका फाउंडेशन हुआ। 2023 14 अप्रैल जो 132वीं जयंती थी बाबा साहेब की उस दिन इसका इनाग्रेशन हुआ। इसके स्कल्पचर रहे राम वांजी सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार। लगभग इसमें 474 टन वज़न इसका लगभग है और इसमें 360 टन स्टेनलेस स्टील लगा और 114 टन ब्रोंज़ का इसमें इस्तेमाल किया गया। ये संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हिंदुस्तान में बनी सबसे बड़ी मूर्ति है और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये देश के संविधान निर्माता की अज़मत दिखाती है। ये देश के संविधान निर्माता की वो जद्दोजहद दिखाती है जो उन्होंने संविधान बनाने के लिए की। इसी सिलसिले में पेश खिदमत थी हमारी ये रिपोर्ट कैमरामैन फ़हीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी। जंतर मंतर पर नौजवानों की तहरीक के दौरान पुलिस की कार्रवाई और उसके बाद मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज किए जा रहे मुकदमात को पेश नजर रखते हुए कॉकरोच पार्टी के तर्जुमान सौरभ दास ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को दबाने के लिए लाठी, डंडे और पिलेट गन के इस्तेमाल के बाद अब उनके खिलाफ जिस तरह बदले की कार्रवाइयाँ कर रही है वो हरगिज काबिल कबूल नहीं है। सौरभ दास ने भी कहा कि हुकूमत अपने वादों से मुकर रही है, पुलिस को खुली छूट दे दी गई, नौजवानों को हिरासा करने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए और मोदी हुकूमत को अपने मुआहदे और वादे पर कायम रहना चाहिए। करोगे उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने 1-2 गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए। सौरभ जी, जो अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है
एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अब वो सभी जो FIR केस है, जो कार्रवाई है, वो चलाने के लिए मना किया है। जी देखिए जो कल दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग जीते, सारे युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो हमारा मेन डिमांड था एंड वो हम जीते। इट्स हिस्टोरिक, एक तरह से हम देश के युवाओं ने इतिहास रच दिया। बाकी के जो 2 गारंटीज थे उस पर भी हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उस पर अमल करेगी। कॉम्पेंसेशन भी जल्द से जल्द आएगा और जो FIRs है वो भी विड्रॉ होंगे, उसके प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा एंड होपफुली सुप्रीम कोर्ट में भी जब नेक्स्ट हियरिंग होगा तब सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी कि क्या जंतर मंतर का एग्रीमेंट था जुलाई 25 से। सौरभ जी, एज ए इंडियन सिटीजन मैं कैसे आपसे पूछ जानना चाह रहा हूँ, जितनी जो वीडियो जितनी वायरल हो रही है उसके खिलाफ कई जो मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, वो लोग भी उसके अगेंस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बेकार बता रहे हैं कि गलत चीज है। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोगों को बेकार लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं लग सकती है। इन सब चीज़ों पे हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्या क्रिमिनल मिशन भी मतलब कि आप पुलिस को यूज करके ऐसी चीज़ों को बंद करवा सकते हो। नीट पेपर लीक और तलबा तहरीक पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत अभी भी गर्माई हुई है। कांग्रेस रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर भी शदीद तनकीदें की। उन्होंने एक तरह से मोदी और अमित शाह को मुतनबे करते हुए कहा कि वो जिंजी को कतई धमका नहीं सकते। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपनी ताज़ा पोस्ट में हुकूमत पर तलबा की आवाज़ दबाने और जाबिराना पॉलिसी अख्तियार करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि PM मोदी और अमित शाह, आप जेनजी को धमकाकर खामोश नहीं रह सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी और अब आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करवाया जा रहा है। हुकूमत को मुतनबे करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि आप हिंदुस्तान का माजी हैं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के साथ यानी जेनजी के साथ आप आखिर कैसा सलूक कर रहे हैं, इसको लेकर जरा मुहतात रहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वीडियो हटाने के मामले में मेटा ने अपने जवाब हुकूमत को दाखिल कर दिया है। कंपनी के मुताबिक अब अहम शख्सियात के अकाउंट्स के लिए मेटा नए प्रोटोकॉल पर अमल करेगा और आइंदा कुछ दिनों में मेटा के ग्लोबल अफसरान हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और हुकूमत इनसे तकनीकी मसाइल पर तबादले ख्याल करेगी। मेटा ने कहा है कि अब सीनियर अफसरान और अहम शख्सियात का अकाउंट देखा जाएगा। हुकूमत मेटा से पॉलिसी और तकनीक दोनों पर जवाब चाहती है। मेटा ने इस पर माजरत भी चाहिए और कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह की गलती नहीं होगी। मेटा ने हुकूमत को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और दीगर अहम शख्सियात की जानिब से पोस्ट किए गए मवाद पर इजाफी निगरानी रखी जाएगी और उनका जायजा कंपनी के सीनियर अफसरान के सतह पर होगा। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की एक फेसबुक पोस्ट को थोड़ी देर के लिए हटाए जाने के मामले पर मेटा के एक अफसर को तलब किया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 23 जुलाई की पोस्ट में नौजवानों को खिताब करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया था। अमेरिका में वाक़ सोशल मीडिया कंपनी ने इसे तकनीकी खराबी करार दिया और माज़रत तलब की। हालांकि IT वजारत ने इस वजाहत को नाकाफ़ी करार दिया था। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा हो गया है। जैसे ही गजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा, इसराइली फ़ौज वापस हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। ये मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान में लिखा कि बोर्ड ऑफ पीस ने आज गजा में हमास और दीगर तमाम मुसल्लह ग्रुप्स के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक़ तारीखी मुआहदा यानी एग्रीमेंट कर लिया है। ये एग्रीमेंट देरपा अमन और सलामती की जानिब अहम संग मील है। ट्रंप ने यह मुआहदा गजा में बिलाखिर नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम पेशरफ़्त करार दिया, जो फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ ताउन करेगा। ट्रंप ने कहा कि साथ ही इसराइल को भी वो सिक्योरिटी फराहम की जाए जिसका वो मुतालबा कर रहा है, ताकि गजा को मुस्तक़बिल में हमलों के अड्डे के तौर पर
इस्तेमाल न किया जा सके। ट्रंप ने कहा कि यह मुआहदा उनके 20 नुकाती मंसूबे पर अमलावरी की जानिब अहम पेशरफ्त है, जिसे मरहलेवार अमल किया जाएगा। जैसे जैसे गैर मुसल्लह होने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली फौज गजा से तखलिया कर देंगी, जबकि बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा में अमन व अमान की जिम्मेदारियों को संभाल लेगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरानी हुकूमत मिस्र को अपना दोस्त और ख़ित्ते में अहम शिराकतदार यानी पार्टनर समझती है और इसकी सिक्योरिटी हमारी इंतहाई तरजीहात यानी प्रेफरेंसेस में से है। उन्होंने कहा कि हम सबको इसराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ख़बरदार रहना चाहिए जो ख़ित्ते के अमन व अमान को सबूताज करने के लिए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराग़ची ने कहा कि ख़तरा वाज़ेह और तरीका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना में जारी एसआईआर के तहत तकरीबन 40 लाख वोटरों के नाम काट दिए जाने के अंदेशे। बड़ी तादाद में लोगों ने इनुमरेशन फॉर्म वापस नहीं किए। बाज़ रिपोर्ट्स में इंकशाफ। दुरुस्त सूरत-ए-हाल का 3 अगस्त के बाद ही होगा अंदाजा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बेकार करार देने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीदें शुरू। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, बीआरएस के लीडर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। फार्मूला ई केस की समाअत नापली एसीबी अदालत में मुकम्मल। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज दी हाजिरी। 25 अगस्त को केस में पेशरफ्त का इम्कान। जंतर मंतर पर नौजवानों की तहरीक के दौरान पुलिस कार्रवाई और उसके बाद मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात काबिल मजम्मत। मोदी हुकूमत अपने वादों पर अमलावरी करे, कॉकरोच जनता पार्टी तर्जुमान सौरभ दास का बयान। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने किया ऐलान। और ईरान ने मिस्र की बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाए जाने को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।